Om Shanti, Namaskar, good morning. A warm welcome to all of you in today's enlightening second session of International Education E-Conference on the theme New Education for New Era. The topic for today's session is Facing Challenges with Wisdom and Strength. ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए भारत के बहुत ही विशिष्ट और सुप्रसिद्ध वक्ता हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आज कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं? जी हाँ, आज हमारे साथ रूबरू होंगे चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट श्री मनीष सिसोदिया जी, सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी मेजर हर्ष कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन सिस्टर शिवानी जी और सोशल वर्कर एंड फाउंडर ऑफ अपनी दुनिया अपना आशियाना श्री नवीन गुलिया जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं ऑनरेबल श्री मनीष सिसोदिया जी से। आप वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और दिल्ली के स्कूलों में नए हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस करके आपने एजुकेशन को एक नई दिशा प्रदान की है। हम सभी बेहद उत्सुक हैं आपके विचार सुनने के लिए कि अब आगे कौन सी योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी से। ओम शांति। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस 4 दिवसीय सेमिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक बार फिर से आप सबके बीच इस सेमिनार में अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। मैं पहले भी कई बार प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस तरह के सेमिनार्स में, इस तरह के कार्यक्रमों में आ चुका हूं, लेकिन वो सब अभी तक मुझे अवसर मिला व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का। पहली बार हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आने का एक अलग ही आनंद होता है इतने सुरम्य वातावरण में, और उसके साथ साथ वहाँ आकर इतने देवतुल्य लोगों से मुलाकात होती है, इतने अंदर से साफ़ सुथरे स्वच्छ मन लोगों से मुलाकात होती है, मिशन में लगे हुए लोगों से मुलाकात होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एजुकेशन पर काम कर रहे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। पर फिर भी मैं संकट के इस दौर में सराहना करता हूँ पूरी टीम की, सभी दीदियों की, कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को आयोजित किया। और संकट के इस दौर में जबकि सबका मिलना जुलना भी आपस में मना है, इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ये एक ऐसा दौर है जब हम सबको मिलने से मना किया गया है। आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो टॉपिक भी न्यू एजुकेशन इन न्यू इरा और उसके चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे फेस किया जाए, इस पर बात करने का है। हम सब जानते हैं सारी दुनिया एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हाथ मिलाना, गले मिलना, आसपास आपस में मिलकर बैठना, ये सब एक तरह से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। और जबकि इंसान की, एक आम आदमी की एक फितरत है कि वो मिलकर खुश होता है, बात करके खुश होता है, लोगों के पास बैठ के उठ के खुश होता है। हम सब सोचते रहते थे कि अपनी अपनी ज़िंदगी में कि कभी समय मिलेगा तो हम ये करेंगे, कभी समय मिलेगा तो हम वो करेंगे। लेकिन आज जब हमें फोर्सफुली समय दिया गया है तो हमारा कोई अभ्यास नहीं है कि हम समय मिलेगा तो हम क्या करेंगे। एक अजीब सा तनाव है। लोग घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी तनाव है क्योंकि कभी अभ्यास नहीं है। हमें इस बात का हमेशा अभ्यास कराया गया कि गणित के सवाल कैसे हल करने हैं, विज्ञान की पहेलियाँ कैसे बुझानी हैं, नई खोज कैसे करनी है, नई सुविधाएं विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे लानी हैं, नए नए प्रयोग कैसे करने हैं, बाज़ार में जो चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको अपने पास लाने के लिए और कितनी मेहनत करनी है ताकि बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास आ सकें। इस सब का खूब अभ्यास कराया गया। लेकिन इसका अभ्यास नहीं कराया गया कि कभी हमारे पास समय हुआ तो हम क्या करेंगे,
कभी हमारे पास में समय हुआ कि हम अपने पास बैठेंगे, खुद के पास बैठ सकें, उसका अभ्यास नहीं है। अपने परिवार के पास बैठ सकें, उसका अभ्यास नहीं है। अपने समाज के साथ ऐसे दौर में कैसे हम समाज के साथ आगे बढ़ें, इसका अभ्यास नहीं है। नए दौर की एजुकेशन में इसका अभ्यास कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना हमारे बीच में रहने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि भविष्य में हमको कोरोना या कोविड इसको कहते हैं, इसके वजूद के साथ ही जीना पड़ेगा। तो हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि नए दौर में नई शिक्षा के लिए हमें अपने साथ जीने के लिए, अपने परिवार के साथ जीने के लिए और इस तरह के हालात में जीने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? गणित की, विज्ञान की, मैनेजमेंट की, प्रोफेशंस की बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई हम करते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी अब बहुत शिद्दत के साथ, बहुत पुरजोर तरीके से अपनी पढ़ाई में शामिल करना पड़ेगा कि अपने साथ कैसे जिएंगे। हम हमेशा बात करते हैं कि पढ़ाई का काम, स्कूल का, कॉलेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए और दफ्तरों के लिए मैन पावर उपलब्ध कराना नहीं है। पढ़ाई का काम ये भी है कि हम परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे मेंबर्स उपलब्ध कराएं। जो परिवार में अपने स्कूलों से, अपने कॉलेजेस से हम ऐसे लोग पढ़ा के निकालें जो परिवार का हिस्सा बने, जो समाज का हिस्सा बने, जो देश का हिस्सा बने, तो देश, परिवार, समाज उन पर गर्व कर सके, उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन हम कहते ज़रूर हैं ये बात, लेकिन हमारी सारी मेहनत केवल और केवल पढ़ाई में, हम बातें गाइडिंग प्रिंसिपल्स में चाहे जो भी करें, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत इसी बात पर रहती है कि हम प्रोफेशन में कैसे उसको सक्सेसफुल बनाएं। हम किसी दफ्तर में काम करने के लिए, हम किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए उस व्यक्ति को कैसे अधिक से अधिक सक्सेसफुल बनाएं। तो आज के सेमिनार में जब हम बात कर रहे हैं कि नए दौर में नई शिक्षा पर नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा ज़रूर करें कि जो बात हम अक्सर अपनी बातों में कहते रहे हैं, जिस बात पर जोर देते रहे हैं, लेकिन कभी उसको इतने शिद्दत के साथ शिक्षा में, अमल में नहीं लाया गया कि हम परिवार के साथ अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम समाज में अच्छे से जीने वाले व्यक्ति कैसे बनाएं, हम देश में एक देशभक्त नागरिक जो देश से प्यार करे, खाली देश के लोगों से नहीं या देश की धरती से नहीं, सबसे प्यार कर सके, ऐसे लोग कैसे तैयार करें, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इस पर जोर देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन दिल्ली में शिक्षा विभाग में हमने पिछले 2 साल में कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं। हमने हैप्पीनेस कैरिकुलम के नाम से एक पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसमें हमारा जोर इसी बात पर है। ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत शुरू किया गया वंस इन ए मंथ टाइप का कार्यक्रम नहीं है। जिस तरह हम रोज़ाना फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिस तरह हम रोज़ाना ग्रामर पढ़ाते हैं, जिस तरह हम रोज़ाना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसे ही हम रोज़ाना हैप्पीनेस की क्लास लगाते हैं। रोज़ाना 8 लाख बच्चे, नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के करीब 8 लाख बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, और ये अलग अलग स्कूलों में देखें तो हम करीब 20,000 क्लासरूम्स में बैठते हैं। तो 20,000 क्लासरूम्स में रोज़ाना जब स्कूल खुलता है तो पहला पीरियड हैप्पीनेस क्लास का होता है 45 मिनट का, और इसमें हम रोज़ाना मेडिटेशन कराते हैं, रोज़ाना रिश्तों पे चर्चा करते हैं, अपने अंदर के भावों पे, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं और हर एक स्टूडेंट की मदद करते हैं कि वो अपने अंदर झांक सके, वो अपने विचारों को पढ़ सके, वो अपने विचारों को एनालाइज कर सके, वो अपने सपनों को देख सके, वो अपने सपनों के प्रति एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन रख सके। इस सब पर खूब चर्चा होती है और अभ्यास कराया जाता है। जब हमने ये पाठ्यक्रम 2 साल पहले शुरू किया था तो मुझे बहुत कहा गया था कि बच्चों के पास समय कम होता है, पाठ्यक्रम में से समय निकालना मुश्किल होगा, मेन पाठ्यक्रम के पीरियड्स को हर हफ्ते रोज़ाना उसमें से 45 मिनट निकालना बहुत बड़ा काम होगा। तो थोड़ा कुतर्क था, लेकिन मैंने कहा कि अगर खुश रहना मेन पाठ्यक्रम नहीं है तो फिर हम शिक्षा को दुख रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खुश रहना हमारे मेन पाठ्यक्रम में होगा तो गणित पढ़ना, तो साइंस पढ़ना, तो इतिहास पढ़ना, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ना, तो अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ना, तो मैनेजमेंट पढ़ना, तब इसका मकसद सही है। मुझे खुशी है कि 2 साल पहले ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ और आज
8 लाख बच्चों के जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। खुद शिक्षकों का मानना है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस रहने लगे हैं। स्कूल का वातावरण जहाँ लाखों बच्चे और शिक्षक बैठ के रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं और एक अच्छे वातावरण में परिवार पर, रिश्तों पर, संबंधों पर, सब पे चर्चा करते हैं, तो स्कूल का वातावरण बदलने लगा है। खुद मैंने प्रिंसिपल से फीडबैक लिया, उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर एक राउडीनेस होती थी वो उसमें वो कमी देख रहे हैं। तोड़ फोड़ करने की आदत होती है, हर चीज़ को बिगाड़ने की आदत होती है। वो बच्चों से कोई कह नहीं रहा कि बिगाड़िए मत, कोई कह नहीं रहा कि तोड़ फोड़ मत करिए। वो अपने आप ठीक होते जा रहे हैं, अपने आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला रहे हैं। परिवारों की फीडबैक है, हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे तो गरीब परिवारों से आते हैं। परिवारों से फीडबैक आ रही है कि हम अपने बच्चों में परिवर्तन देख रहे हैं, वो रिश्तों के प्रति और सजग हो गए हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल मुझे किसी टीचर ने बताया कि एक माँ अपनी शिक्षिका को आके अपने बच्चे की टीचर को आके बताती है कि जब से आपने ये कुछ हैप्पीनेस वाला कार्यक्रम शुरू किया है स्कूलों में, मेरा बच्चा आके स्कूल से घर आता है तो मुझसे खाने के बारे में पूछता है। जब मैं उसको खाना देती हूँ तो उलट के पूछता है कि आपने खाया क्या, और सिर्फ पूछता ही नहीं है, किचन में जाके चेक भी करता है कि माँ के लिए बचा है कि नहीं बचा। एक गरीब परिवार की माँ के लिए उसका बच्चा अगर आके ये पूछ ले कि माँ आपने खाना खाया कि नहीं खाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये परिवर्तन बच्चों का खुद मानना है कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से हुआ है। भाई बहनों के जो छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े होते थे और उसकी वजह से कई बार बच्चे कुंठा में आ जाते थे, वो झगड़े मिटने लगे हैं। अब रिश्तों को बोझ नहीं मानते हैं परिवार के लोग, बच्चे अपने परिवार के लोगों के रिश्तों को। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने इसका अभ्यास कराया, क्योंकि हमने इसको किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं डाला जिसको आप मन करे तो महीने भर के एक क्लास में आ जाना। हमने इसको रोज़ाना 45 मिनट की एक मेन कैरिकुलम की क्लास में डाला। हमने हैप्पीनेस कैरिकुलम को मेन कैरिकुलम बनाया है, हमने इसको एक्स्ट्रा कैरिकुलम नहीं बनाया है। तो नए दौर की शिक्षा में हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, हम जितना इंसान को देखना चाहते हैं, हम जिस तरह से आदमी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिस तरह जीते हुए देखना चाहते हैं, उसके पाठ्यक्रम को भी मेन पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा। सारे जंगलों को काट के कागज़ कैसे बनाया जाएगा, इसका अभ्यास बहुत करा लिया, लेकिन उन कागज़ों पे जो लिखा जाएगा उसको पढ़ के जीवन में अमल लाने का अभ्यास भी तो कराना पड़ेगा ना। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में हमने इसकी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और शायद हम सब लोग मिलकर इसका कोई रास्ता निकालेंगे कि आने वाले दौर की शिक्षा में हैप्पीनेस, खुश रहने, खुशहाली को कैसे मेन पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना रहे, वो कोई विशफुल थिंकिंग ना रहे, बल्कि एक मेन थिंकिंग रहे पूरी पढ़ाई के पीछे। इसका कोई रास्ता निकलेगा। मैंने जो बातें कही वो इस दावे के साथ नहीं की कहीं कि मुझे सब कुछ आता है और हमने सब कुछ कर दिखाया है। हम प्रयोग कर रहे हैं, दिल्ली के सरकार के स्कूलों में सफल प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अमल में लाने की ज़रूरत है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी विचार आपके पास आएंगे सेमिनार के इस पूरे कॉन्फ्रेंस के आयोजन के बाद इनका संकलन होगा, उससे भी हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी टीम को, सभी बहनों को बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत खूब माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, आपकी प्रेरणादायी बातें सुनकर हमारे मन में एक नई ऊर्जा भर गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली के स्कूल्स में जो हैप्पीनेस करिकुलम चलाया है उसके क्लिप्स भी आज हम देख लेते हैं। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब, पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी, प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 1 साल से हैप्पीनेस की क्लास चल रही है।
टीचर्स का और बच्चों का कहना है कि इसकी वजह से वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे अब उनकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगे हैं। मुक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। घर में मुक्ति गुस्से में रहती थी हमेशा। मुक्ति ऐसा बच्चा थी जो क्लास से बाहर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती थी और आउटस्पोकन भी थी। सबके साथ क्लास में भी लड़ाई झगड़ा करना ये सब भी करती थी। पहले मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा, बस अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी और मैं क्लास से बाहर रहती थी और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो भाई बहनों से भी लड़ाई करती थी और मम्मी पापा से भी मतलब कि अच्छे से बात नहीं करती थी। और हमने इतना बोल दिया था मुक्ति को भी आपको हॉस्टल डाल दिया जाएगा क्योंकि आप सीरियस नहीं है स्टडी को लेके। फिर जब से माइंडफुलनेस आया, हैप्पीनेस आई, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, थिंकिंग स्किल बढ़ी। मैं हमेशा पढ़ाई करने से पहले एक बार माइंडफुलनेस करती थी कि मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मेरे मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। डर था मुक्ति के अंदर भी मैं कैसे इस क्लासेस को अटेंड करूंगी हैप्पीनेस की, भी अलग से रहना, अलग से बैठना। लेकिन जब इसने की तो हैप्पीनेस क्लासेस तो बहुत चेंजिंग आए। मेन पॉइंट स्टडी में इतनी सीरियस हो गई है ना भी बहुत अच्छे से। मैं सच में थैंक्सफुल हूँ ये क्लासेस के लिए भी, बहुत इसमें चेंजिंग आए हैं। सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा मार्क्स का, जब इसके 55% से 65%, तो मुझे लगा कि ये मैजिकल, वाकई मैजिकल इफेक्ट था ये हैप्पीनेस करिकुलम का। बच्चों के साथ बिहेवियर में चेंज आया, टीचर्स के साथ बिहेवियर में, क्लास से बाहर नहीं रहती। इवन मैं खुद ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ हैप्पीनेस करिकुलम के लिए। मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ अपनी मैम के लिए कि उन्होंने हमको ये माइंड हैप्पीनेस सिखाई, और गॉड के लिए उन्होंने इतने अच्छे हमको पेरेंट्स दिए, और अपने फ्रेंड्स के लिए, उन सब के लिए। एक साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत हुई थी तो सबसे बड़ा सवाल हमसे यही पूछा जा रहा था कि क्या स्कूलों में क्लास में खड़े होकर हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है। आज एक साल बाद जब हम 8 लाख बच्चों की ज़िंदगी बदलते हुए देख रहे हैं तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है और हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस को पढ़ा रहे हैं। अब हमारे बीच में हैं आदरणीय मेजर हर्ष कुमार, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। हम सभी स्कूल में NCERT की किताबें पढ़कर बड़े हुए हैं। स्कूल्स में शिक्षा को नई दिशा क्या दी जा सकती है, आइए जानते हैं और सुनते हैं मेजर हर्ष कुमार जी से। ओम शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी मम विद्यादेहि सरस्वती। माँ भारती के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे अपनी बातों को कहने का अवसर देने के लिए BK शुक्ला जी का, भाई मृत्युंजय जी का, बहन नेहा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नए युग में शिक्षा कैसी हो, या एजुकेशन फॉर न्यू एरा, इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। तो अपने विचार, मेरे विचार इस प्रकार से हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि शिक्षा युगानुकूल होनी चाहिए। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में, इसके परिप्रेक्ष्य में रखकर ही शायद यह आयोजन किया गया है। और इससे शिक्षा में क्या परिवर्तन आ रहा है या क्या परिवर्तन आने की संभावना है, इस पर विद्वान अपने विचार रखेंगे। मेरा इस मानना है कि शिक्षा युगानुकूल तो होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षा के मूल तत्व हैं और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उस चीज़ को हमें ना तो भूलना चाहिए, ना ही अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको भुलाने देना चाहिए।
तो यही स्वरूप रहा है कि शिक्षा इसी तरह से प्रवाहित होती रही है हमारी परंपरा में, जिसमें हमने यह सीखा है कि सदाचार क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि वह है मनुष्य बनना, कि आप इस संसार में किस प्रकार से सबके साथ रहते हैं और सबके साथ रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण होता है या परिवार की संरचना होती है, उससे परिवार में किस तरह से सामंजस्य स्थापित करके समाज का निर्माण होता है, और समाज, एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र को जन्म देता है, या एक अच्छे राष्ट्र को एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करता है, और जिससे विश्व का कल्याण होता है और अच्छी तरह से रहते हुए परमात्मा से उसका मिलन होता है। ये हमारा लक्ष्य है कि अच्छा व्यक्ति बनना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। हम एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर रहें और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, यह हमारी परिकल्पना है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज के अभी इस युग में जो अभी हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, एक विषाणु ने पूरे विश्व को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हमारे जीने का तरीका क्या होना चाहिए। आज आप देखिए पर्यावरण कितना साफ़ हो गया है, नदियाँ कितनी साफ़ हो गई हैं। आज जो पुराने, आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले जो पहाड़ दिखाई पड़ते थे, वो दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने शायद अपने बच्चों को या हमने वो चीज़ नहीं सीखा पर्यावरण के बारे में, या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं जो प्रकृति माँ ने हमें सिखा दिया। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि नए युग की शिक्षा में पर्यावरण की सिखाने की, पर्यावरण के ज़रूरतों की, पर्यावरण के इम्पोर्टेंस की सिखाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसके साथ बच्चों को यह भी सिखाने की आवश्यकता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या सीखना ज़रूरी है। और शायद वो घर पे बैठ के इतने दिन तक पूरे परिवार के साथ, जो कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों को समय नहीं मिल रहा था, इस विषाणु ने यह अवसर प्रदान किया कि आप अपने परिवार को तो समझ सकें। जब तक एक परिवार अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो समाज कैसे बनेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा। तो ये हमारी मूल सोच थी, जिस पे हम सोचने को मजबूर हो गए। हम सोच नहीं रहे थे, हम सोचने को मजबूर हो गए। उसके अनुसार ही हमें बच्चों को आगे शिक्षा देनी होगी कि बच्चों ज़रूरी क्या चीज़ है। पर नैतिक शिक्षा को मूल में डालना होगा, और इस कंटेंट से या लर्निंग से हमें इस शिक्षा को गाँव तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इसने हमें एक अवसर प्रदान किया है कि लर्निंग और फेस टू फेस लर्निंग के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। और इस सामंजस्य के साथ हम इसको लेकर के, क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि भारतवर्ष में 70% स्कूल आपके रूरल और सेमी अर्बन में है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक सामंजस्य के साथ, अपने मूल तत्व को ध्यान में रखते हुए, अपने पंचकोशीय अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और नए युग की शिक्षा निश्चित रूप से इससे मनुष्य को बहुत आगे ले जाएगी और मनुष्य को मनुष्य बनने की न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि यह सिखाएगी कि किस तरह से हम अपने पूरे अपने समाज को, अपने देश को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा, और जब दूर दूर तक फैलेगी, सभी शिक्षित होंगे तो सभी खुश होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। Many thanks to Major Harsh Kumar for his wonderful words. Now we shall be listening to none other than the Chairman of University Grants Commission of India, Professor Dhirendra Pal Singh Ji. He is a great academic administrator and has also served as Vice Chancellors of 3 different universities. It is indeed a privilege and a pleasure to have him here. Let us listen to his views. आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मैं
यूजीसी की ओर से अभिनंदन करता हूं इस इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस में, जो कि ब्रह्म कुमारी के द्वारा आयोजित की गई है। और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा, नए युग के लिए नई शिक्षा। हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 महामारी से ग्रसित है। भारत में इसका प्रभाव भी परिलक्षित हो रहा है। ये सत्य है कि एक राष्ट्र के रूप में एक अच्छे नेतृत्व के माध्यम से पूरे राष्ट्र ने एकजुट होकर के इस वैश्विक महामारी का सामना किया है और अपने अपने तरीके से एक नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, पुलिसकर्मी के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया है। शासन के द्वारा जो भी नियम बनाए गए उसका परिपालन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस महामारी के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत से राष्ट्रों की तुलना में यहाँ कम नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरा परिदृश्य बदल गया है। पिछले 2 माह से पूरे देश में जो लॉकडाउन है उसमें लोग जीने के लिए एक अलग तरह की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। लेकिन जहां एक और ये जो समय है, संकट का समय है, विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण समय भी है हमारी मेधा के लिए, हमारी प्रतिभा के लिए, हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको परिलक्षित करने के लिए। ऐसे समय पे ही जो हमारा इनर विजडम है, जो हमारे अंदर डिविनिटी विदिन जो कहा गया है, वो अच्छे ढंग से परिलक्षित होती है, अच्छे ढंग से प्रस्फुटित होती है और उसके माध्यम से कुछ अच्छा करने की कोशिश हम करते हैं। मुझे लगता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, ज्ञान, विद्या, शिक्षा, इनसे इसकी साधना में जो लोग लगे हुए हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे शोधार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, और इन सबको शिक्षण संस्थाओं को दिशा देने वाली संस्थाएं हैं, नियामक संस्थाएं हैं, सब एकजुट होकर के एक दीर्घगामी लक्ष्य अपने सामने रख करके हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब हम नए युग में नई शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत आगे तक के सोचने की बात है। उसमें हालांकि जो अभी वैश्विक महामारी है वो हमें कुछ दिशा देती है, चुनौतियों के साथ भी कुछ अवसर प्रदान करती है। और हम देख रहे हैं कि जैसे ये भी ई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जो ई लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, वेबिनार्स हैं, ई कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसमें भी वृद्धि हुई है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारे अंदर जो कुछ भी ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, विवेक है, उसको हम बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हमारे जो भी अनुभव हैं और जो अनुभवजन्य ज्ञान है उनको हम दूसरों के साथ देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि महामना पंडित मदन मालवीय जी के इस जो विद्यार्थियों का उपदेश है उसमें समग्र शिक्षा की जो भावना है और व्यक्तित्व के समग्र विकास की जो चाहत है वो परिपूर्ण होती है। और इसलिए हमें अब नए युग के लिए जिस नई शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही विद्यार्थियों के समग्र विकास की कोशिश करना चाहिए, नूतन और पुरातन को जोड़ना चाहिए, विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करना चाहिए और अच्छे सोचने वाले
मस्तिष्क हमारे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं ब्रह्म कुमारी को का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। Thanks a lot, sir, for taking your valuable time to record your views for all of us. This is indeed a blessing for us. Now it is time to listen to the most awaited speaker of today's session, Sister B.K. Shivani ji. She needs no introduction because she carries the voice of God Shiva in her Vani. She resolves all our confusions in seconds just by suggesting simple ways of living. Let us listen to her and find out what she has to suggest to the educators of present time. ओम शांति। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, अ सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि वो परिस्थिति कोई क्राइसिस हो या चैलेंज हो, लेकिन जब भी जीवन में कोई बात आएगी, और एक बात बहुत छोटी हो सकती है, एक बात इतनी छोटी हो सकती है कि हम ट्रैफिक में अटक गए और हम अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। बात इतनी सी हो सकती है कि किसी ने हमें देखकर अनदेखा कर दिया, हमें विश ही नहीं किया जब हम वहां पहुंचे। यह बात एक बड़ी हो सकती है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, या बात उससे भी बड़ी हो सकती है कि हमारा कोई नजदीक या कोई फैमिली मेंबर, उसने अपना शरीर छोड़ा है, देयर हैज बीन अ डेथ इन द फैमिली। तो बातें तो अलग अलग होती हैं, चाहे एक छोटा सा ट्रैफिक जैम या अ डेथ इन द फैमिली है, तो एक सिचुएशन जिसका हमें सामना करना है। और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए चाहिए एक आंतरिक शक्ति, द पावर टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आएगी और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्ड 3 तरीके से होता है। एक रिस्पॉन्स है हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं, फिर दूसरा रिस्पॉन्स है हम कैसे बात करते हैं, और तीसरा रिस्पॉन्स है हम कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन ये तीनों रिस्पॉन्सेस हमारी एनर्जी है, ये हम क्रिएट करते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारे रिस्पॉन्सेस है। तो हर सीन में, और ये सारा दिन हम देख सकते हैं, हर सीन में परिस्थिति बाहर से आती है, वो एनर्जी बाहर से आती है। वो परिस्थिति किसी की सोच हो सकती है, किसी का बोल हो सकता है, किसी का व्यवहार हो सकता है, मौसम हो सकता है, काम कारोबार हो सकता है, शरीर का स्वास्थ्य हो सकता है, लेकिन वो परिस्थिति बाहर से आने वाली एनर्जी है। और उस परिस्थिति का सामना करने वाले वो हमारी एनर्जी है। तो एक है द आउटसाइड एनर्जी एंड एक है द इनसाइड एनर्जी व्हिच वी क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू द आउटसाइड एनर्जी। तो बाहर से आने वाली बात, वो परिस्थिति, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम जैसा सोचेंगे, महसूस करेंगे, बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, which means the energy we create। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड याद रखना कि वो एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं। We are the creators of our inner world। इस आंतरिक शक्ति, इस आंतरिक दुनिया के रचयिता हम खुद हैं। बाहर की दुनिया कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन काफी हद तक तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जैसा चाहें दुनिया हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है हमेशा होता है। यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके बच्चे भी, आप चाहें कि वो इस तरह से बिहेव करें, वो इस तरह से पढ़े, वो इस तरह से डिसिप्लिन रहें, वो रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसा जैसे आप चाहते हैं। तो द आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो कंप्लीटली इन आवर कंट्रोल है, क्योंकि उसके रचयिता हम हैं। वी आर द क्रिएटर। We are the creator of every thought, feeling, emotion, word and behavior। लेकिन
जब हम अपनी इस रचना का ध्यान नहीं रखते, विच मीन्स अपने मन का ध्यान नहीं रखते, अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते, कभी कभी तो अपने व्यवहार का ध्यान भी नहीं रखते, तो धीरे धीरे हमारी ये जो शक्ति है वो थोड़ी सी घटती जाती है, क्योंकि हम शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को जब हम यूज नहीं करते हैं तो उसकी शक्ति घटती जाती है। एक सिंपल चीज है, ये हाथ है। अब अगर मैंने इस आर्म को, इस हाथ को एक हफ्ता यूज ही नहीं किया, एक हफ्ते के बाद उठाना शुरू किया तो थोड़ा सा स्टिफ था, लेकिन ठीक हो गया थोड़े मिनट में। लेकिन फिर मैंने इस हाथ को 1 महीना यूज नहीं किया, फिर मैंने इस हाथ को 6 महीना यूज नहीं किया, और 6 महीना जब मैंने इस हाथ को यूज नहीं किया तो मैंने अपना सारा काम दूसरे हाथ से करना शुरू कर दिया। इतना इजी नहीं होता था एक हाथ से काम करना, लेकिन हमें उस एक हाथ से काम करने की आदत पड़ जाती है और हम इस दूसरे हाथ को कंप्लीटली यूज करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम एक हाथ से काम कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे काम करने के तरीके में, कभी कभी काम करने की स्पीड में थोड़ी सी फर्क आती है, जो कि 2 हाथ से हम कर पाते थे। और कभी कभी तो ये एक हाथ थक भी जाता है, क्योंकि हर एक चीज हम अपने आप कर रहे हैं। और फिर सडनली एक दिन एक ऐसा काम करना पड़ता है या एक ऐसी चीज उठानी पड़ती है जो एक हाथ से उठाई नहीं जाती है। और उस दिन जब हम इस हाथ से उस चीज को उठाने की कोशिश करते हैं तो या तो हम उठा नहीं पाते या हमारे हाथ में ही मोच आ जाती है। दिस इज द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड विद द माइंड। हर सिचुएशन को सामना करने की शक्ति यहाँ है। हमारे पास शक्ति है सहन करने की, हमारे पास शक्ति है एडजस्ट करने की, हमारे पास शक्ति है समाने की बातों को, हमारे पास शक्ति है परखने की कि क्या सही है क्या नहीं है, हमारे पास शक्ति है निर्णय लेने की। लेकिन कभी कभी हम इन शक्तियों को यूज नहीं करते हैं और हम कहते हैं उन्होंने बात ही ऐसी की तो गुस्सा तो आना ही था। अब सहन शक्ति हमारे पास है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते उस समय, और उनके व्यवहार में हम रिएक्ट कर देते हैं। जैसे हम रिएक्ट कर देते हैं मतलब हम सहन शक्ति को यूज नहीं करते हैं उस दिन, तो हमारी सहन करने की शक्ति 1 बिट थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कम हो जाती है और एक नई आदत बनने शुरू हो जाती है कि हम रिएक्ट करते हैं। कुछ समय बाद कोई और बात आती है, हम फिर रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, लोग हमसे डरने लग जाते हैं, लोग हमारा कहना मानने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ना बाहर की, ये मेरे कंट्रोल में चलने लग गई है। तो जब हमें दिखता है कि वो मेरे कंट्रोल में चल जाती है इस तरीके से, हम उस तरीके को और भी ज्यादा यूज करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इस तरह से बोलो काम हो जाता है, इस तरह से करो काम हो जाता है। और ये वाला तरीका तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। एक छोटे बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं उसके मम्मी पापा, और वहां पर वो कोई चीज मांगता है और वो पेरेंट्स उसको कहते हैं नहीं ये चीज आपके पास घर पर है, आपको जरूरत नहीं है। वो फिर बोलता है मुझे वो चाहिए। वो कहते हैं नहीं हम ऐसा फजूल खर्च नहीं करते, अब हमें घर जाना है। तो वो बच्चा क्या करता है, वहीं सड़क पे खड़ा होता है और जोर से रोना शुरू कर देता है। इतना जोर से रोना शुरू करता है कि आसपास के लोग भी देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हो गया इस बच्चे को। जैसे ही वो जोर से रोता है ना, तो वो माता पिता उसको चीज लेके दे देते हैं ताकि वो अपना रोना चुप कर दे। तो उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस दिन वो उस बच्चे को क्या सिखा देते हैं कि रोने से, जोर से शोर मचाने से, चिल्लाने से तुम्हें वो चीजें मिल जाती हैं जो तुम्हें वैसे नहीं मिल रही थी। शरीर बड़ा हो गया लेकिन वो बच्चा तो वही है ना अंदर, वो मन, तो वो मन ने वो तरीका ही सीख लिया था। तो अब भी हम वो वाला तरीका अपना लेते हैं। लेकिन जब जब हम वो तरीका अपनाते हैं हमें लगता है ये बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में आती जाती है। जोर से बोल दो जल्दी 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 सब काम होने शुरू हो जाते हैं। आराम से बोलो तो सामने वाला कहता है कर रहे हैं, करते हैं, बस अभी करते हैं। बस जोर से बोलो फटाफट हो जाता है।
तो हमने वो मेथड यूज करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो सब काम भी बड़े अच्छे से हो रहे थे, लेकिन हमने ये रियलाइज नहीं किया कि वो मेथड यूज करने से बाहर की दुनिया हमें लगा कि हमारे कंट्रोल में आ रही है, लेकिन जो हमने नहीं देखा कि जो आंतरिक दुनिया है वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। My inner world was going out of my control, क्योंकि my inner world was only reacting to the outer world. तो ये आंतरिक शक्ति घटती जा रही है। जब आंतरिक शक्ति घटती जाती है तो छोटी छोटी चीजें करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ। शरीर फिजिकली हेल्दी है, सब कुछ कर सकते हैं, इतने किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं, कितनी फ्लाइट ऑफ स्टेप्स चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बीमारी आई और शारीरिक शक्ति एकदम कम हो गई तो यहाँ से वहां तक उठ के जाने में भी किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। शक्ति अपनी ही थी, लेकिन गवा दी तो किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। फिर हमें हर चीज के लिए किसी को बोलना पड़ता है, यहाँ लेकर जाना, वहां उठाकर जाना, जब तक हम अपनी शक्ति को वापस नहीं ले आएंगे। जब हम अपनी शक्ति को वापस ले आएंगे, हम निराधार, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हम वो सारे काम कर सकेंगे जो हम कर सकते थे, लेकिन शक्ति गंवाने की वजह से हम कर नहीं पा रहे। We have lots of powers. हमारे पास बहुत शक्ति है। आत्मा का ओरिजिनल गुण है प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, विजडम, ब्लिस। ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है। आत्मा की ओरिजिनल शक्तियां हैं। पावर टू विथड्रॉ, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू डिसाइड। बहुत सारी शक्तियां हैं आत्मा के अंदर। ठीक है, कुछ शक्तियां हम यूज कर रहे थे, कुछ हम नहीं यूज कर रहे थे, कुछ हम कम यूज कर रहे थे, कुछ हम ज्यादा यूज कर रहे थे, लेकिन यूज तो हम सारी कर रहे थे। सिर्फ अब समय क्या है, हमें इनको बढ़ाना है, इस इनर पावर को बढ़ाना है, और इनर पावर को बढ़ाने के लिए उस हायर पावर से हमें कनेक्ट करना है। और जब हम वो करना शुरू करेंगे, विच मीन्स ये जो आंतरिक शक्ति है, जब ये धीरे 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 हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, इसकी डिपेंडेंसी ऑन द सिचुएशन, वो ही हाथ पकड़ के चलना, वो खत्म होने लगेगा। तो जब हम हाथ पकड़ के चलते थे तो एक कमरे से दूसरे कमरे भी हमें हाथ पकड़ना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे हमारा इलाज हुआ, शरीर में ताकत आई, तो फिर हम घर में अपने आप चल पा रहे थे, लेकिन बाहर अगर कहीं चलना था तो किसी की जरूरत पड़ती थी। फिर धीरे धीरे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, हम एक लकड़ी लेकर भी चल पाते थे। फिर धीरे धीरे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, हम अपने आप चल सकते थे। उसके बाद हम भाग सकते थे, और उसके बाद हम फिर से वो 5 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स चढ़ सकते थे, हम पहाड़ों पर चढ़ सकते थे, और हम बिल्कुल वहां जा सकते थे जहां हम हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल स्टैमिना। सेम थिंग विद द माइंड। लेट्स नॉट गिव अप ऑन आवर माइंड। हमने अपने मन के लिए क्या क्या बातें कही। हमने कहा ये मन तो एक घोड़ा है, ये मन तो भागता रहता है, ये मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत इजीली हम कहते हैं पॉजिटिव तो सोचा ही नहीं जाता। और आजकल के समय अगर किसी को कहो कि अच्छा सोचो, कहते इम्पॉसिबल, आई कांट थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। सोच ही नहीं रहे कि ये ऑप्शन भी है। सो दैट इज ट्रबलिंग द माइंड। द फैक्ट इज कि हमारे पास बहुत शक्ति है, हमें बस उस शक्ति को यूज करना शुरू करना है, विच मीन्स उस आंतरिक शक्ति को फिर से इमर्ज करना है। एक एजुकेटर, टीचर, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल, इन सब के लिए आंतरिक शक्ति तो बहुत जरूरी है। वैसे तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन आपकी जो इनर पावर है वो सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी इनर पावर का प्रभाव, which means आपके वाइब्रेशंस का प्रभाव सब पर पड़ता है। आपके हर स्टूडेंट पर पड़ता है, आपके हर कलीग पर पड़ता है, आपकी इनर पावर का प्रभाव। आजकल बहुत सारे आप में से बच्चों से मिल नहीं पाते ना, कोई स्कूल नहीं आ पा रहा, कॉलेज नहीं आ पा रहा, लेकिन पढ़ाने के तरीके बदले।
तो आप सब ने, हम सब ने भी ऑनलाइन मेथड यूज करना शुरू किया कि हम कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन के अक्रॉस एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दिस इज इनर पावर कि उसी सिचुएशन को हम किस तरह से देख रहे हैं, एंड वो स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्क्रीन भी सब कुछ ऑब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि आपका बहुत पावरफुल माइंड उनके बहुत पावरफुल माइंड को पढ़ा रहा है। सिर्फ आपके शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस उनके मन तक पहुंचकर उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ा रहे हैं। छोटी सी चीजें देखिए जो आपकी एनर्जी फील्ड का आपने ध्यान रखना है। कौन सी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी फील्ड को डिप्लीट करती हैं, मतलब इस इनर पावर को घटाती हैं। छोटी छोटी, वैसे तो हम सब अपनी लिस्ट बनाएंगे कि हमारे कौन से संस्कार हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को घटाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो जनरल है, जैसे सिंपल गुस्सा करना, इरिटेट होना, छोटी छोटी बात में खिंच के ऐसे ऐसे बात करना, ये सारी चीजें डिप्लीट करते हैं। दूसरा, शिकायत करना। इस समय देयर इज सो मच टू कंप्लेन अबाउट, ये नहीं ठीक, ऐसा नहीं ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देयर इज अ लॉट टू कंप्लेन अबाउट। लेकिन जितना हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन मतलब मन में ही कर रहे हैं, किसी और को नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ ये भी करना है, घर का काम भी संभालना है, अभी डिजिटली भी तैयार करना है अपना सिलेबस, हम क्या करें, ये करें, वो करें, कैसे करें, सो मच टू कंप्लेन अबाउट। लेकिन जितना हम मन में कंप्लेन करेंगे उतनी हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाएगी। हमें अपनी इनर पावर को संभालना है। तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गुस्से को हटाते हैं, इरिटेशन को हटाते हैं, शिकायत को हटाते हैं, मन स्वीकार करें कि ये सिचुएशन है। इनफैक्ट इस सिचुएशन को भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं कहना चाहिए। बहुत बार हम सब कह रहे हैं वी आर लिविंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। लेट्स से वी आर लिविंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स। ये समय अलग है, परिस्थिति अलग है। आसान और मुश्किल कितना बनाना है वो तो ये डिसाइड करेगा, वो यहाँ है। तो इसलिए वी आर लिविंग थ्रू डिफरेंट टाइम्स, तो टीचिंग मेथड भी डिफरेंट है और उनका तरीका पढ़ने का भी डिफरेंट है। तो हम एक नई जीवन जीने का तरीका बना रहे हैं, लेकिन उस जीवन जीने के तरीके में हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। सो लेट्स बी देयर विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो कंप्लेन, दूसरा क्रिटिसाइज, मन में ही सही, किसी के लिए परचिंतन, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको वैसे करना चाहिए था। बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल इन द माइंड, शब्दों में नहीं लेकिन मन में भी अगर हम क्रिटिकल या जजमेंटल हैं किसी के बारे में, तो हमारी एनर्जी फील्ड डिप्लीट होती है। छोटी छोटी चीजें जिससे आंतरिक शक्ति घटती है। और पुरानी बातें जो पकड़ के रखी हैं, ये हमें बहुत समय मिल रहा है अपने मन की सफाई करने के लिए। तो पुरानी बातें जो पकड़ के रखी है ना, उनको भी साफ कर दीजिए। इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सरकार और डॉक्टर्स वो सब हमारे शरीर के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। हम सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अपने मन का ध्यान रखना और औरों के मन का ध्यान रखना, और सबके मन का ध्यान रखकर सृष्टि पर ऐसी वाइब्रेशंस रेडिएट करना जो सबके मन को सुकून मिले। जितना मन शक्तिशाली होगा, शरीर स्वस्थ होगा, और जितना मन और शरीर स्वस्थ होगा तो किसी भी परिस्थिति का सामना करके उस परिस्थिति को ठीक करना ये हमारे लिए आसान होता जाएगा। We need powerful minds to cross this situation, and for that, two powers: God's power, the higher power, and inner power. सही सोचने का तरीका, क्या सही है क्या नहीं है, वो मिलता है परमात्मा के ज्ञान से। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो आजकल, ये सही है, सब लोग कहते हैं नहीं ऐसा करना सही है, लेकिन क्या उस ऐसे करने का रिजल्ट सही निकला? वी हैव टू चेक। तो सही क्या है, गलत क्या है, वो विजडम। ईच सोल इज अ वाइज सोल। ज्ञान हमारी क्वालिटी है, ज्ञान हमारी क्वालिटी है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मतलब नॉलेजफुल सोल है। लेकिन भूल गए ना, तो उस शक्ति को अब इमर्ज करना है।
तो परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी। तो रोज सुबह आधा एक घंटा अपने लिए समय निकाल कर रखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है कि सुबह के दिन की शुरुआत फोन के साथ नहीं, दुनिया की बातों के साथ नहीं, क्योंकि सुबह सुबह अगर 5 मिनट भी इस फोन को देख लिया तो 5 मिनट में दुनिया मन पर आ जाती है। बचपन से हमें सिखाया था सुबह उठकर पढ़ो, क्योंकि अगर सुबह उठकर पढ़ते हैं मेहनत कम लगती है, ग्रहण अच्छा होता है, समझ अच्छी आती है और याद हमेशा रहता है। वाई अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि सुबह सुबह ये ब्लॉटिंग पेपर साफ है, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है। तो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट। तो सुबह सुबह फोन ना देखें, नहीं तो दुनिया की बातें ग्रहण हो जाएंगी और दुनिया की एनर्जी ही यहाँ अब्सॉर्ब हो जाएगी और वो ही याद रह जाएगी। सुबह सुबह आधा एक घंटा परमात्मा के साथ पहले कनेक्शन जोड़े। दैट इज राजयोग मेडिटेशन। इस विधि को भी आप सीखेंगे जब सेंटर्स खुल जाएंगे, मतलब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप सेंटर पे जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखिएगा और अपने स्टूडेंट्स को भी जरूर सीखने के लिए कहिएगा। एक बात तो निश्चित है कि इन डिफरेंट टाइम्स में इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको प्रायोरिटी तो बनाना ही पड़ेगा। अब बहुत समय बीत गया, हमने कहा टाइम नहीं है हमारे पास अपने लिए, लेकिन अब तो ये टाइम निकालना ही होगा। तो सुबह का 1 घंटा तो आप सेंटर पे जाकर ये मेडिटेशन सीखिए। जब तक आप सेंटर पर अभी नहीं जा सकते तो हमारे सेंटर्स इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना एंड परमात्मा से एक पर्सनल रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना, ताकि हम परमात्मा से अपनी हर बात कर सकते हैं और परमात्मा की शक्तियों को अपने यहाँ भर सकते हैं। Absorbing God's power and energizing the self, this is strength. And परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी, जो हम रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं। जब तक लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ, अब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन फिर खुल जाएगा तो हम सब फिर रोज सेंटर जाते हैं। सेंटर जाकर 1 घंटा हम सुबह स्टडी करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज एक स्टडी सेंटर है, जहां हम स्टडी करते हैं 1 घंटा और फिर उसको यूज करते हैं सारा दिन। तो जब सुबह का 1 घंटा राइट कंटेंट अंदर जाता है, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सारा दिन क्लिक क्लिक करे तो भी कितना कुछ अंदर चला जाता है। और इसके लिए बहुतों की शिकायत होती है कि कंसंट्रेट नहीं होता, सोच ज्यादा चलती है। वो सोच इसलिए ज्यादा चलती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको शांत करने के लिए मन को और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें प्योर कंटेंट कंज्यूम करना है। दैट इज डिवाइन नॉलेज, दैट इज विजडम, दैट इज स्पिरिचुअल स्टडी। तो वो हम सेंटर पे रोज करते हैं 1 घंटे के लिए। आप भी आइएगा और स्टूडेंट्स को भी बुलाइएगा। तो जब हम ये रोज करना शुरू करते हैं सुबह, तो जो सुबह अंदर जाता है वो हमारे सोचने का तरीका बनता है। सुबह जो हम अंदर कंज्यूम करेंगे उसके एक एक शब्द हाई वाइब्रेशन होगा। जब ये हाई वाइब्रेशन का शब्द अंदर जाएगा तो वो हमारे गुण, वो हमारी शक्तियां जो हैं वो इमर्ज होनी शुरू होंगी। जैसे ये हाथ को हम धीरे धीरे उठाएंगे, फिर ये नीचे गिर जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे फिर उठाएंगे, धीरे 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 तो ये उठ ही जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ कंज्यूम करते हैं, फिर सारा दिन में जब बातें आती है, हम पहली बार थोड़ा सा शांत रहते हैं, दूसरी बार आराम से जवाब देते हैं, तीसरी बार बिल्कुल संयम से बात करते हैं। ये धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है इस आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की। तो सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात को सोने से 1 घंटा पहले फिर से मीडिया, सोशल मीडिया, इससे किनारा हो जाना चाहिए ताकि नींद अच्छी आए। हम सब सोते तो उतना है जितना हमें सोना चाहिए, लेकिन नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सोने तक भी
कुछ ना कुछ देख रहे हैं या टीवी पे या फोन पे, वो कंज्यूम हो जाता है। रात को 1 घंटा सोने से पहले हमें माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है, मन की गति को धीमा करना पड़ेगा। जब तक ये स्लो डाउन नहीं होगा, ये मन सही नहीं सोता है, शक्तिशाली नहीं होता अगले 6 घंटे के अंदर, बिकॉज इट इज नॉट रेस्टिंग। ये रात को नींद में भी सोच रहा है क्योंकि बहुत कुछ भर दिया सोने से पहले। तो ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी इस इनर पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों टाइम पे उस हायर पावर के साथ कनेक्शन, वो स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन। सुबह तो 1 घंटा रखना चाहिए जरूर अपने लिए, और रात को सोने से पहले भी 10-15 मिनट जरूर रखने चाहिए। ये 2 टाइम रख लिए तो ये इनर पावर बढ़ती जाएगी, और वो सहन करने की शक्ति, वो शांत रहने की शक्ति, वो निर्भय रहने की शक्ति, निश्चिंत रहने की शक्ति बड़ी नेचुरल अनुभव होगी। जैसे कि आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट, दिस वॉज माई नेचर। पता नहीं बीच में हमारे संस्कार कहाँ चेंज हो गए, ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन में याद आ जाएगा कि हम इस हाथ से तो सब कुछ करते थे, पता नहीं बीच में ये कैसे हमने यूज करना बंद कर दिया। हमारे साथ भी यही होने वाला है। सो वी विल स्टार्ट इमर्जिंग दोज इनर पावर्स। और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और छोटी सी चीज जिसका ध्यान रखें, वो है भोजन, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत असर पड़ता है। तो इस समय हम सब वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, तो वो ध्यान रखें। 2 चीजें जो हम इस समय कर रहे हैं जो हमारे मन के लिए बहुत अच्छी है, एक सात्विक भोजन, वेजिटेरियन फूड, और दूसरा घर का खाना। ये 2 चीजें हैं जो हम खुद भी करें और अपने सब स्टूडेंट्स को ये करने के लिए इंस्पायर करें, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि खाना इज वाइब्रेशंस, इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी, इट्स वाइब्रेशंस फॉर द माइंड। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब वो खाना सात्विक होगा तो वो सात्विक मन बनाएगा। जब वो खाना घर में बनाया जाएगा बड़े प्यार से, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की ज्ञान की बातें उस खाने में बनते हुए भरती जाएंगी, शक्तियां भरती जाएंगी, तो घर घर में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। और जब घर घर में हाई एनर्जी फूड, हाई वाइब्रेशन फूड बनना शुरू होगा, हर मन शक्तिशाली बन जाएगा। तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका असर यहाँ पड़ता है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसका असर यहाँ पड़ता है। मतलब 5 चीजें जो अंदर जाती हैं, उससे इस मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इन 5 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख ले। इनर पावर तो हमारी अपनी है, बस भूल गए थे। और फिर सारा दिन में थोड़ा सा अटेंशन कि हर बात को हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे लिए भी शक्तिशाली है और औरों के लिए भी। ऐसा रिस्पॉन्स जो हमें भी सुकून देता है, औरों को भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हमारा रिस्पॉन्स, हमारा ये इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमें छोटी छोटी सीन्स में प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी बातों में इसको प्रैक्टिस करते करते यहाँ की जो बैटरी है, सोल पावर, ये बढ़ती जाएगी। और जब ये बढ़ती जाएगी तो जीवन में चाहे कोई भी बात आ जाए, क्राइसिस आ जाए, चैलेंज आ जाए, जो भी आ जाए, यहाँ स्थिरता है। क्राइसिस यहाँ हो सकता है, यहाँ काम है, चैलेंज यहाँ हो सकता है, स्टेबिलिटी यहाँ है। जब यहाँ है तो इसको फेस करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम सबके पास सामना करने की शक्ति है। तो जब वो शक्तियां हम यूज करते हैं ना, ये सारी शक्तियां इकट्ठे आती हैं। तो जब हम इनर पावर्स को इमर्ज करेंगे, हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, हमारी आदतें, सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब हमारा संस्कार परिवर्तन होगा तो हमारा संसार परिवर्तन होगा। सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस दुनिया को कैसे बदलें। संसार परिवर्तन का तो एक ही तरीका है, संस्कार परिवर्तन। और संस्कार परिवर्तन के लिए कनेक्टिंग विद द हायर पावर एंड इमर्जिंग द इनर पावर, आंतरिक शक्तियां, राजयोग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी एक विधि है जिससे संस्कार परिवर्तन बहुत इजीली, नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा संस्कार परिवर्तन होता है तो सबसे पहले हमारा संसार बदलने लगता है। मतलब हमारे शरीर, हेल्थ,
रिश्ते, काम करने का तरीका, हमारा संसार बदलने लगता है। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, नया सोचने का तरीका, नया नजरिया और अपनी शक्तियों को हर परिस्थिति में यूज करते जाएं तो एक नई दुनिया, वो सत्युगी दुनिया, वो स्वर्णिम दुनिया जो हम सब बनाना चाहते हैं, सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार बनेगा। और इस सब को बनाने के लिए हम सब का योगदान, हम सब का संस्कार, एक एक के संस्कार से ये सृष्टि पुनः सत्युगी संसार बननी ही है। ओम शांति। A humble gratitude to Sister Shivani for her golden words of wisdom. Now, last but not the least, we have a very experienced social activist who has worked hard to bring some positive change in today's world, Mr. Naveen Gulia. He started an NGO called ADA, Apni Dunya Apna Ashiana, in Gurgaon, Haryana state of India, that helps assist and guides the lives of street children, orphans, physically handicapped and destitute children. He has won the President's National Role Model Award from Dr. APJ Abdul Kalam in 2007 and several others. Let us invite him to share his experience of life. Here it is. सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यह आपकी भावनात्मक उदारता है कि आपने मुझ जैसे साधारण योग्यता वाले व्यक्ति को इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। अब हमारे साथ साधारणतः क्या होता है कि कोई हमें स्नेह दे, आदर दे, सम्मान दे, तो हम यह सोचने लग जाते हैं कि किंचित हम कुछ श्रेष्ठ हैं, कुछ महान हैं, अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह अवसर दिया गया है, यह स्नेह दिया गया है, सम्मान दिया गया है। जबकि सत्य यह है कि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। तो यदि आप मेरे को स्नेह दे रहे हैं, मेरे को सम्मान दे रहे हैं, तो मात्र इस एक बात के कारण आप मुझसे बड़े हैं। इसलिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं आपको और उसको अनुभव भी करता हूं। अब आज का विषय जो है कि चैलेंजेस को, चुनौतियों को विजडम के साथ, समझदारी के साथ और योग्यता, शक्ति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ कैसे फेस करना है। तो चुनौतियों का सामना तो मनुष्य स्वयं ही कर लेता है, उसकी प्रवृत्ति में होता है। दूसरा यह कि शक्ति या योग्यता आती है आपके बोध, ज्ञान के आधार पर। तो मैं अपनी बात को फिर बोध पर या ज्ञान पर, समझ पर ही केंद्रित रखता हूं। अब हमने बचपन से विद्यालय में, अपने महाविद्यालयों में बहुत से स्थानों पर यह लिखा हुआ पढ़ा कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विनम्रता आती है और विनय से विद्या आती है। अब इतनी जगह ये पढ़ने के बाद, लिखने के बाद हम अंत में सीखते क्या हैं? अच्छा, तू सिखाएगा मुझे? ये कल के बच्चे, इनको क्या पता, माँ बाप पुराने जमाने के, उनको नहीं पता। तो हम अहंकार सीखते हैं पढ़ने के बाद भी, और अहंकार ज्ञान को क्षण में खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। हमेशा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को कभी गंभीरता से न लें, अपनी अज्ञानता को गंभीरता से लें कि जो हमें किंचित पता नहीं है। और अधिकतर समय ऐसा होता है कि हमें यह भी नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता। तो इसलिए अज्ञानता को बहुत सीरियसली लेना चाहिए।
तो मेरा प्रयास भी हमेशा यही रहता है कि मैं अपनी जो 2 पैसे की नॉलेज मेरे को मिली है पढ़ लिख के, वो उसको सीरियसली न लूँ, क्योंकि नॉलेज की उसका एक स्वभाव है कि वो ट्रांजिशनल, चेंज होने वाली होती है, परिवर्तित होने वाली होती है। अगर ज्ञान, नॉलेज, बोध एक स्थान पर रुक जाए तो फिर वो डॉगमा बन जाता है, रूढ़िवाद बन जाता है, कट्टरवाद बन जाता है। तो नॉलेज को कभी एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए, परिवर्तित होते रहना चाहिए। अब समझ या बोध हमें आता कैसे है? वह आता है कुछ इनपुट्स के द्वारा, कुछ हम पढ़ते, लिखते, सुनते, देखते हैं, उससे आता है। किंतु जो हम पढ़ते हैं वह सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। लिखा हुआ तो गलत भी हो सकता है। तो जो हम सुनते हैं वह सत्य हो, यह भी आवश्यक नहीं। जो हम देखते हैं वह भी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि सागर का रंग नीला होता है, लेकिन हमें पता है पानी का रंग नीला नहीं होता, दिखने में नीला लग रहा होता है। फिर जब हम तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर पता चलता है कि वास्तव में नीला नहीं है, प्रतीत हो रहा है। वह प्रतिबिंब है आकाश का जो हमें दिख रहा है। तो इसलिए जो हम देखते, पढ़ते, सुनते हैं उस पर प्रश्न करना आवश्यक है। अब प्रश्न करना तो सब लोग कहते हैं, प्रश्न करो, प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जब आप प्रश्न करना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के प्रश्न कर लिया आपने। उस प्रश्न को करने से पहले हमें यह समझना है कि क्या प्रश्न करना आवश्यक है। तो जैसे अनावश्यक प्रश्नों की तो एक बहुत लंबी सूची है, किंतु खैर उससे आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्या करना है यह सोचना बहुत आवश्यक है, कैसे फ्रेम करना है उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करने से हम सीखते हैं। अब क्वेश्चन का उत्तर कैसे मिलता है? इस विश्व में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं, और एक शिष्य ही एक शिक्षक बनता है कुछ समय के लिए। जैसे आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया कि मैं एक शिक्षक का, अधिकतर मैं छात्र ही हूँ, किंतु इस वक्त आपने मुझे यह दिया कि मैं एक शिक्षक का रोल कुछ पल के लिए उसको अपनाऊं। तो 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक अच्छा शिक्षक नहीं होता, वह अपना विषय नहीं पढ़ाता, आनाकानी करता है या दाने बाएं हो जाता है, अपना विषय पढ़ाता नहीं, वो अच्छा शिक्षक नहीं है। जो अपना विषय पढ़ाता है वह साधारण शिक्षक है। उच्च कोटि का शिक्षक वह होगा जो आपको सीखने का तरीका बताएगा। सीख तो आप खुद ही लोगे, तो वो विषय पढ़ाएगा नहीं, लेकिन सीखने का तरीका बताएगा कि सीखना कैसे है। तो मैं इस कुछ समय में ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि समय सीमित है, उसमें सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता। हाँ, सीखने के तरीके के बारे में कुछ बताया जा सकता है, वो विजडम के लिए बताया जा सकता है। तो प्रश्न करने के बाद उत्तर मिलता है तर्क करने से, रीजन करने से। तो वो रीजनिंग करने की एबिलिटी, सवाल पूछने की एबिलिटी आनी चाहिए। सबसे पहली बात किसी भी बच्चे को यह बताई जाती है कि अच्छे बच्चे बनो, बी ए गुड बॉय। क्या इस पे प्रश्न किया हमने? अच्छा क्यों बनना है? हम बुरे क्यों नहीं हो सकते? बुरे लोगों का भी तो काम चल रहा है। क्या इसलिए कि ईश्वर है?
तो यदि कोई आपको समझा दे कि ईश्वर नहीं है तो आप बुरे हो जाओगे। तो भय, या आपको ये कहा जाए कि प्रशासन आपको सज़ा देगा या माता पिता आपको सज़ा देंगे, तो चलो मैं कहता हूँ उनको पता नहीं चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो फिर क्या गलत करोगे? तो अच्छे होने का भी उचित कारण आपको नहीं पता, क्योंकि आपने उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह एक वाक्य के अंदर, एक श्लोक के अंदर, यह धर्म नहीं है, यह सत्य है। इसके अंदर भी इसका अर्थ साधारणतः यह बताया जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। किंतु यदि इसकी उल्टी संस्कृत बनाई जाए तो वह यह बनेगी, कुछ कर्म कुरु फलस्य चिंता मा कुरु। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते तो नहीं बनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ होता है कर्मणि एव अधिकारः ते, काम ही अधिकार है तुम्हारा। मा फलेषु कदाचन, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छा मत करो, कर सकते हो, बिल्कुल छूट है, कितनी भी इच्छा कर सकते हो, अधिकार क्षेत्र नहीं है तुम्हारा वो, मिले तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। तो इसलिए सत्य यह है कि आपका अधिकार क्षेत्र कर्म है मात्र। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कर्म करो। किसी भी धर्म में, संसार के किसी भी धर्म में आलसी होना गुनाह नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कहा यह कि अधिकार क्षेत्र उतना ही है, कर्म करने जितना। फिर बोला मां कर्म फल हेतु भू, काम के फल को भोगने के लिए अपना अस्तित्व मत बनाओ, उसके लिए मत जियो कि उसका फल भोगना है। यदि आप अच्छे डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हो कि आपका नाम होगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग डॉक्टर को ईश्वर कहते हैं, ये आपकी इच्छा है बनने के पीछे, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। यदि आपकी इच्छा यह है कि मैं तो सेवा करूंगा, फिर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, और उसको महान काम भी नहीं समझूंगा, तब आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। जो व्यक्ति अपने काम को महान समझता है वह व्यक्ति वह काम अच्छे से नहीं करेगा कभी भी। तो जीवन का सत्य इतनी सी बात के अंदर सिमटा हुआ है। जब लोग कहते हैं कि भाई पुण्य मिलेगा, ये करो पुण्य मिलेगा, या इस्लाम में कहते हैं कि स्वाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, तो जब आप उसको पाने के लिए ही अच्छे बन रहे हो तो फिर आपका ईश्वर में या किसी तरह की फिलॉसफी में तो विश्वास है ही नहीं। आप तो मात्र उस इनाम से आपका लगाव है जो आपको मिलने वाला है, जो पारितोषिक आपको मिलने वाला है, उससे आपका लगाव है। और यह आपके लिए कष्ट, व्यथा, इन सब का कारण बनेगा आने वाले समय में। जैसे एक पिता यदि अपने बच्चे को इसलिए पालता है, पिता या माता, कि ये बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरे सपनों को पूरा करेगा, बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा, तो फिर वह उसको सही उचित कारण से नहीं पाल रहा। वो इसलिए कर रहा है कि उसके बदले में उसे कुछ मिलने वाला है। यदि वह यह कहता है कि मैं इसको एक जीवन देना चाहता हूँ, इसको सीखने का, शिक्षा पाने का, अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहता हूँ और इसी में मुझे आनंद मिलता है, फिर वह एक अच्छा माता पिता बनेगा। जैसे हम चींटी के टीले पे दाना डालते हैं चीनी के, तो चींटियाँ उसको उठा के भागती हैं, हमें देख के बड़ा सुकून मिलता है कि हमने चींटियों को चीनी खिलाई। यह कर्म योग है, क्योंकि हमें पता है कि चींटी हमारा एहसान नहीं मानेगी, चींटी हमें बदले में कुछ नहीं देगी। वह यह नहीं बोलेगी कि बड़े महान आदमी है जिसने मुझे चीनी खिलाई, आज मैं बारिश के मौसम के लिए इकट्ठी करके रखूंगी। तो आपको उससे मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो यह ही कर्मयोग है कि जहां आप उसकी इच्छा के बिना कर रहे हो और मात्र वह कार्य करने में आपको आनंद आ रहा है। तो इस एक सोच के साथ मैंने आपको एक बात से यह तर्क करने की योग्यता, प्रश्न करने की योग्यता आपके
समक्ष अपनी समझ के हिसाब से, अपनी 2 पैसे की समझ के हिसाब से रखने का प्रयास किया। और अंत में करता हूँ अपनी ही मैं कुछ शायरी भी लिख लेता हूँ। तो एक जुमला कह लीजिए, शायरी मैंने लिखी थी। कैसी सोच कहाँ की दुनिया, कैसी सोच कहाँ की दुनिया, कैसी ये समझदारी है, 4 पैसे की दुनिया में 2 पैसे की दुकान हम भी लगा के बैठ गए। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में यदि आप में से कोई मुझसे प्रश्न करना चाहे या संपर्क करना चाहे तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद एवं आभार कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। नमस्कार। Thanks a lot, Naveen ji, for teaching us this beautiful lesson of how to live life with zeal and enthusiasm, and how to be useful by providing a helping hand to those who are in need. You yourself is a sample and a practical example of how to face challenges. We also thank all our honorable speakers of today's session. I hope our viewers had a great time listening to all of them. आपको फिर से याद दिला दें कि राजयोगा ऑनलाइन कोर्स क्लासेस इस एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस के बाद 3 जून से जूम ऐप के द्वारा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में कराई जाएगी। जो भी भाई बहनें ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं वे हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किए जाएंगे। We shall be meeting again today in the evening at 5 p.m. and some very eminent speakers will be joining us like Sister Sudesh from Germany, Sister Santosh from Russia, Brother Ken O'Donnell from Brazil, Brother Karuna from Mount Abu and Brother Shomi Ranjan Das from Kolkata. Now it is time to listen to some good music and calm our minds. So we shall be playing a pre-recorded musical song of Desert Rose Troupe of South Africa. Enjoy yourself. Shivaya.
Om Namah